भाषा साहित्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में अध्ययन और दखल के कारण अनुवाद की आपकी क्षमता और दक्षता अपने आप ही विस्तार पा जाती है। और कई क्षेत्रों से जुड़े होने के नाते आप यह भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना गणनाओं और कई और मामलों में मनुष्य से कितना अधिक शक्तिशाली, कितना अधिक दक्ष है, कितना अधिक निपुण है। और यह भी कि उसकी सीमाएं क्या है, मनुष्य की तुलना में उसकी सीमाएं क्या है। तो भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित किए गए स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर कंठस्थ के विकास की प्रक्रिया में भी आपका योगदान रहा है। अभी भी आप इसकी निरंतर निगरानी के साथ साथ देश के तमाम मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंठस्थ में काम करने का प्रशिक्षण देने का दायित्व तो निभा रहे हैं। राजभाषा विभाग के सचिव ने इस कार्य के लिए देश भर में प्रशिक्षण देने हेतु आपका मनोनयन बतौर टीम लीडर किया। अब तक आप सैकड़ों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दे चुके हैं। साथ ही कई सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में आप कंठस्थ तथा हिंदी के ई टूल्स पर व्याख्यान भी दे चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी आप निरंतर सक्रिय रहे हैं। आपके कई कविता संग्रह और उपन्यासों के अलावा यात्रा संस्मरण भी प्रकाशित हैं। अभी हमारे बीच आप मशीनी अनुवाद की सीमाएं एवं संभावनाएं विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाल रहे परम आदरणीय आईआईटी रुड़की के समस्त फैकल्टीगण, आचार्य मनोज त्रिपाठी जी, इष्टदेव सांकृत्यायन जी और मुझसे पूर्व बोल चुके परम आदरणीय वक्तागण आचार्य पूरनचंद टंडन जी, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, अवनीश कुमार जी और वर्चुअली आभासी माध्यम से आज हम सबसे जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी गण हैं, मैं आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। बड़ा ही अच्छा विषय मुझे दिया गया है बोलने के लिए। आज सारे ही विषय बहुत अच्छे थे। मैंने कई वक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना भी, जितना भी मुझे समय मिला, और ये विषय भी बहुत अच्छा है। अच्छा भी है, मुश्किल भी है और मनोरंजक भी। आप इसको समझते हैं, इसकी सीमाओं को समझते हैं और इसके उपयोग को समझते हैं तो बहुत उपयोगी। नहीं समझते हैं तो तमाम किस्म की भ्रांतियां आपको हो सकती है। मैं आज जब आपके सामने बोलूंगा तो सैद्धांतिक पक्ष पे प्राय बहुत कम बोलूंगा। अनुवाद की परिभाषाएं, ये मशीनें, बहुत कुछ लिखा हुआ। मेरी कोशिश है कि मैं उसके व्यवहारिक पक्ष पे बात करूं, जो आप और मैं कर सकते हैं, उसका जो हम लाभ उठा सकते हैं और जो उसकी सीमाएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम आज अनुवाद की बात कर रहे हैं, सुबह से मैं सुन रहा था आचार्य टंडन जी बोल रहे थे कि परकाया प्रवेश की तरह होता है। सचमुच बहुत बहुत बड़ी टिप्पणी है कि हमें जब हम अपनी भाषा से एक दूसरी भाषा तक पहुंचना होता है तो उस भाषा की आत्मा तक पहुंचकर, उसमें घुसकर वहां तक हमें जाना होता है। उसके बाद उस भाषा की उस मूल प्रवृत्ति को या मूल भाव को समझने के बाद उसको अपने भाषा के संस्कारों में पिरोना पड़ता है, और अपनी भाषा के संस्कारों में इस तरह पिरोना पड़ता है कि अनुवाद अनुवाद जैसा ना लगे। अनुवाद ही सर्वश्रेष्ठ होता है जो अनुवाद जैसा ना लगे। अनुवाद लगे तो फिर मजा ही कहाँ रहा। और जब हम आज की डेट में अनुवाद की बात करते हैं तो साहब, कंप्यूटर की चर्चा किए बिना वो एकदम व्यर्थ। क्योंकि एक जमाना था, मैं आज आपको प्रसंगवश बता दूं कि 33 वर्ष मुझे हो गए भारत सरकार की सेवा। 1987 में जब मैंने कार्यभार संभाला भारत सरकार, तो उस जमाने में आप लोग जो पुराने हैं आप सब जानते हैं, नए बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। उस समय कंप्यूटर जी बड़े दुर्लभ और वंदनीय वस्तु हुआ करते थे। पहली बार मैंने निर्माण भवन में भारत सरकार दिल्ली में जब कार्यभार संभाला तो पता लगा कि पूरी बिल्डिंग में किसी एक कमरे में कंप्यूटर जी विराजमान है। हम भी बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचे तो देखा साहब, मंदिर जैसा पवित्र कमरा था, चप्पलें बाहर उतार के अंदर जानी पड़ती थी। अब आप चप्पलें उतार के अंदर जाएं तो वहां भी पुजारी नुमा सज्जन होते थे, केवल कंप्यूटर को वही हाथ लगा सकते थे। हम तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पता नहीं कब हमें इन पर हाथ लगाने का अवसर मिलेगा। तो वो 87 के दौर में कभी नहीं सोचा था कि एक जमाना वो आएगा कि हर सीट पर कंप्यूटर होगा, हर कंप्यूटर में इंटरनेट होगा, तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर होंगे। और जिस अनुवाद पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके विभिन्न पक्षों पर मेरे से पूर्व आदरणीय वक्ता बोल चुके हैं। एक अलग पक्ष में मैं बात करने जा रहा हूं
कि उस अनुवाद को हम मशीनी अनुवाद के जरिए करने की बातें करेंगे, बहुत दूर निकल आए हैं हम लोग। और आज जो अनुवाद है वो बहुत ऊंचाइयों पर चला गया है। और जैसे कि पूर्व वक्तागण ने कहा भी कि बिना अनुवाद के हम संसार की समस्त संस्कृतियों, समस्त भाषाओं और उसके ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो वो तो हमें चाहिए। लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद के लिए हमें, अब एक समय तो सिर्फ ये था कि कलम का सहारा था, सीधे कागजों पे आप लिखा। लेकिन आज जो आपके पास ये जो मैकेनिकल एड्स आ गए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक साधन आ गए, इनका बड़ा सारा उपयोग होता है। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की कि मैं संक्षेप में जरूर आपसे बात करूंगा इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। मूलतः मैं आपसे इसके व्यवहारिक पक्ष में बात करूं, चूंकि मुझे विषय दिया गया है मशीनी अनुवाद की सीमाएं और संभावना। जो लोग आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ, खासतौर पे जो छात्रगण जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि जो मशीनी अनुवाद की जहां तक स्थिति है, दुनिया में 6-7 किस्म की बड़ी पॉपुलर मशीनी अनुवाद है। उनका मैं बहुत बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा, मैं उनकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, बारीकियों में मैं दूसरी चीज पर जाऊंगा। 6-7 सिस्टम्स हैं या प्रणालियां हैं जिसके माध्यम से मशीनी अनुवाद किया जाए। पहला जो प्रणाली है उसको हम कहते हैं डिक्शनरी बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, डीबीएमटी। इसमें क्या होता है कि जो शब्दावली के अंदर, किसी शब्दावली के अंदर जो प्रविष्टियां होती हैं, जो शब्द होते हैं, उसके आधार पर, वर्ड टू वर्ड आधार पर एक मशीन आपको ट्रांसलेशन करके देती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नमूने, मनुष्य नहीं कर रहा है, मशीन आपका अनुवाद करके देती है। तो उसमें शब्द टू शब्द करते ये डिक्शनरी बेस्ड कहलाता है। थोड़ा अपर्याप्त पाया गया, हम आगे बढ़े तो रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन आया, यानी नियमों पर आधारित कुछ नियम तय किए गए और वो नियम उस मशीन को सिखाए गए कि इस बेस पर आप ट्रांसलेशन करके दीजिए। तो मशीन ने रूल बेस्ड एमटी यानी आरबीएमटी करना शुरू किया, नियमों के आधार पर एक ट्रांसलेशन। अब वो सही है गलत में हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, मशीन टेप को ट्रांसलेशन करके दे। एक तीसरी विधि भी आई, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, एसएमटी। इसमें क्या होता है कि सांख्यिकीय जो विश्लेषण होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, उसके आधार पर एक मशीन आपको ट्रांसलेशन करके उपलब्ध कराती है। एक और सिस्टम आया, ये बड़े पॉपुलर सिस्टम्स हैं जिसके आधार पर जो मशीन ट्रांसलेशन किया था, उनके बाद थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं आपसे। सिंटेक्स बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, एसबीएमटी। इसमें वाक्य विन्यास के आधार पर मशीन को सिखाया जाता है कि हमारी जिस भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं उसका वाक्य विन्यास ये है, और जिस लक्ष्य भाषा में आप अनुवाद करेंगे उसका वाक्य विन्यास ये है। तो अगर इस तरह के वाक्य आए तो आप उसको कैसे अनुवाद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मशीन उसका ट्रांसलेशन। इसके बाद एक हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन आया। इसमें क्या किया कि उसने एक विधि नहीं, 3-4-5 विधियों को एक साथ लिया जो मशीनी ट्रांसलेशन करती हैं, और उनके जरिए एक नई विधि से सिंगल ट्रांसलेशन करना शुरू किया। उससे भी जब हम आगे बढ़े तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आया, जिसमें कि आप गूगल ट्रांसलेशन है वो न्यूरल में आता है, और एक उसको और बोलते हैं बेडू, BAIDU, बेडू ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट और बेडू ट्रांसलेट। ये लोग शब्द और वाक्य के आधार पर आपको तमाम भाषाओं के जोड़ों में, तमाम भाषाओं के पेयर्स में, लैंग्वेज पेयर में आपको अनुवाद उपलब्ध कराते हैं। एक भाषा में आप डालिए, दूसरे भाषा को सिलेक्ट किए, उसका अनुवाद करके देते। ये सारे मशीनी ट्रांसलेशन के तमाम उदाहरण हैं जो दुनिया में लोकप्रिय तरीके से अपनाए जाते थे। जैसा कि ईसदेव जी ने भी कहा भी, कुछ उसमें लोकप्रिय हुए, कुछ के प्रति लोगों में दूसरे भाव रहे। मैं उसकी अच्छाई बुराई पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे मशीन ट्रांसलेशन कर रहा हूं। इसके बाद एक और ट्रांसलेशन बहुत अच्छे ढंग से आया, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन। मैं आज ज्यादातर इसी पर चर्चा करूंगा क्योंकि यही आज के दौर में सबसे काम की चीज है, मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन। यहां आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, अभी तक जो मैंने सब आपको पिछले जितने ट्रांसलेशन बताए थे, उस ट्रांसलेशन में वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मशीन की इंटेलिजेंस के आधार पर आप ट्रांसलेशन लेते। आपने एक भाषा में उसमें डाला और उसके दूसरी भाषा में जो मशीन से आपने मांगा, जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं, उसके आधार पर मशीन अपनी मर्जी से आपको ट्रांसलेशन करके दे देती। कितना सही है कितना गलत है ये अलग बात है। लेकिन जब हम मेमोरी बेस्ड पे बात करते हैं
तो मेमोरी बेस्ड में क्या होता है कि मशीनें प्राय स्वयं अनुवाद नहीं करती। त्रिपाठी साहब, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये स्वयं अनुवाद नहीं करेगी, इसको हम अनुवाद सिखाएंगे, अपना अनुवाद देंगे और ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के प्रयोग से ये मशीनें कल को हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी और हमारे किए हुए अनुवाद में ही हमें मदद करेंगी। कैसे करेंगी मैं भी आपको विस्तार से बताऊं। तो ये 6-7 जब हम काम करते हैं तो इसमें मशीनी ट्रांसलेशन को लेकर बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे जैसे मैंने आपसे कहा कि 33 वर्ष हो गए अपने इस राजभाषा संवर्ग में, और मैंने राजभाषा अधिकारी के रूप में तकरीबन 9 से 10 मंत्रालयों में, मेरा 9वां या 10वां मंत्रालय है इस समय, मैं गृह मंत्रालय में हूँ, मैंने काम किया, बहुत विस्तार से काम किया, बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों में भी काम किया। उसी आधार पर मैं उस अनुभव के आपको बताऊंगा मशीन के बारे में भी। तो ये जो मशीनी ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो साहब मशीन की एक सीमा है, मशीन की एक सीमा होती है, उसको जितना सिखाया गया है, जितना बताया गया है, वो केवल उतना आपको अनुवाद दे। दूसरी बात, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है जो विवेक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आप में और मुझ में। अगर ये सब काम मशीनें ही कर सकती तो आज किसी राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती, आपकी और मेरी आवश्यकता नहीं होती, सारा काम मशीनें कर ली। ये मशीनें हमारी मददगार जरूर हो सकती हैं, ये मशीनें जो प्रणालियां हैं हमें मदद पहुंचा सकती हैं, लेकिन पूर्णतः अनुवाद नहीं करके दे सकती। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। बहुत पहले, हालांकि अब तो गूगल बड़ा स्मार्ट हो गया है, गूगल में आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट नाम से एक सुविधा है और उसमें आप बहुत सारे भाषाएं, 50-60 भाषाएं दी हैं। आप सोर्स और टारगेट लैंग्वेज चुन सकते हैं। सोर्स लैंग्वेज में कोई भाषा डालिए और जो टारगेट में चाहते हैं वो उसका अनुवाद करते हैं। बहुत पहले की बात, मैंने उसमें एक बार डाला कि प्लीज हैंग द क्लॉक्स। अब मशीन है तो उसने उसका अनुवाद लिखा, कृपया कपड़ों को फांसी लगा। अब दोष नहीं, सब मशीन है, उसने ये नहीं लिखा कपड़ों को टांग। डिक्शनरी में उसका टांगना भी है, उसका अर्थ फांसी लगाना भी है, तो मशीन ने रैंडमली पिक कर लिया। अब यहां आकर समस्या खड़ी होगी। हालांकि अब गूगल इतना स्मार्ट हो गया, उसने एक सुविधा दे दी आपको कि अगर आपको वो अनुवाद जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं उसमें कोई गलती नजर आती है तो आप उसको एडिट कर दें और मुझे बता दें, मैं भविष्य के लिए याद कर दूंगा। लेकिन वो तो आप एक बता देंगे, आगे जाके फिर से कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मशीनी अनुवाद जब हम करते हैं तो उसके संग कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और वो जो समस्याएं होती हैं उनकी भी मैं एक चर्चा और आपसे कर देता हूं। हमारे यहाँ एक मीटिंग चल रही थी मेरे कार्यालय में, आपसे कुछ महीने पहले की बात है, जब थोड़ा सा कोरोना कम हुआ था, उस दौरान एक मीटिंग चल रही थी। तो उसमें एक अधिकारी ने बड़ी मजेदार एक चीज बताई। वैसे तो सैकड़ों चीजें आती हैं और अब गूगल में आपसे कह रहा हूँ बड़ा स्मार्ट भी हो गया है, अब आपकी बातों को याद करके आपके अनुवाद को बात याद कर लेता है, आप उसमें करेक्शन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उनको याद कर लेता है, उसके बेस पे आपको बताना शुरू करता है। उसके बावजूद उन्होंने उस दौरान जब नोटबंदी हुई थी देश में, आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उन्होंने उसमें डीमोनेटाइजेशन के लिए डाला शब्द गूगल। तो नेचुरल बात है, डीमोनेटाइजेशन का अर्थ विमुद्रीकरण और उसका सरल नोटबंदी। अगर आप उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो डीमोनेटाइजेशन है, जिसके पहले 5 शब्द हैं DEMON, डेमन। मशीन ने क्या पढ़ लिया उसको, डेमोनेटाइजेशन, और उसने उसका अनुवाद कर दिया राक्षसीकरण। अब यहां आकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये तो हम छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, जैसे जैसे आप तकनीकी अनुवाद पर जाएंगे, उलझे हुए अनुवाद पर जाएंगे, लंबे लंबे वाक्यों वाले अनुवाद पर जाएंगे, ये समस्याएं उतनी ही बढ़ती चली जाती और समस्याएं और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। मैं इस पर आगे जाने से पहले एक चर्चा और करता हूं। इसी आधार पर एक बार राजभाषा विभाग ने मंत्रा नाम से एक सॉफ्टवेयर का विकास किया, जो बिल्कुल गूगल की तरह ही काम करता है, मशीनी अनुवाद। कोशिश की गई चलने की, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। संभवतः लोगों ने ये समझा होगा कि जब गूगल जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो फिर उसी का छोटा स्वरूप लेकर हम क्या करें, वो नहीं चला। हालांकि हमारे आज भी राज्यसभा में मंत्रा का बड़ा सक्सेसफुली इस्तेमाल हो रहा है, और वो संभवतः शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि
जब एक किसी पर्टिकुलर विभाग में ही केवल अगर उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक मशीन को, तो उनकी अपनी एक निश्चित शब्दावली होती है, और वही शब्दावली जब वो याद करके मशीन आपको दिखाती है तब तो काम चल जाता है। लेकिन जब आप व्यापक दृष्टिकोण में जाते हैं, हजारों विभाग और हजारों क्षेत्र उसमें जब जुड़ जाएंगे, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मंत्रा इसलिए और जगह चल नहीं पाया। मैंने आपसे जो मशीनी ट्रांसलेशन की 6-7 विधियां बताई, उसमें सबसे अंतिम में मैंने आपसे चर्चा की मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन, स्मृति आधारित ट्रांसलेशन। ये सब इस समय दुनिया में बड़ा, इसमें मैं 2 नाम आपको लेना चाहूंगा और संभवतः आप परिचित हो। पहला सबसे बड़ा नाम है, जर्मनी का एक सॉफ्टवेयर है SDL ट्रेडोज, और फ्रांस का एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है वर्ड फास्ट। ये 2 जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर और भी हैं, लोगो पोर्ट भी है और 3-4 भी है, मैं 3-4 में अच्छी तरह से जानता हूं काम करना, सीखा मैंने इनको सब चीजों को, और ये इसीलिए सीखा कि इसमें बहुत कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब इनको मेमोरी बेस्ड क्यों कहा जाता है सर? देखिए, अभी क्या होता है, त्रिपाठी जी आप भी और शंकर जी आप भी इस बात से परिचित होंगे, हम जहां भी काम करते हैं हमारे पास बहुत सारा ऐसा अनुवाद आता है जो बार बार पलट के आता है। 2 महीने बाद पलट के आ गया, 100% नहीं आया, 50% पलट के आ गया। उसमें हो सकता है अगर 100 वाक्य का वाक्य है तो 20 वाक्य वही आ गए जो हमने कभी किए थे। अब हम लोग जो मंत्रालय में काम करते हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं 9-10 मंत्रालयों में काम कर चुका हूँ, हम लोग वहां पर एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं हर साल, जो पार्लियामेंट में पहले ले होती थी, आज भी रखी जाती है। अब वो 200 पेज से लेके और 700-800 पृष्ठ तक की एनुअल रिपोर्ट्स होती है, जिसमें मंत्रालय के पूरे साल की गतिविधियों का जिक्र होता है, मंत्रालय की स्थापना का, उसके उद्देश्यों का जिक्र। तो उसमें प्राय क्या होता है कि 40-50 से लेकर 60-70% तक सामग्री वही होती है जो पिछले वर्ष की, क्योंकि मंत्रालय किस उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ है भी वही है। अब मान लीजिए कोरोना पर सरकार से कोई पूछे कि पिछले 1 वर्ष में आपने क्या किया, आप सरकार उसका अगर आंसर देने जाए तो जो जहां से शुरुआत हुई वहां से लेके आज तक के तो घटनाएं सरकार वही देगी, बिल्कुल सारी जो दी है, सिर्फ जो नया होता जा रहा है वो उसमें जोड़ती जाती है। लेकिन जब एक अनुवादक के तौर पे हम इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं तो क्या होता है, पिछला हम भूल गए, अब फिर से साहब वो पन्ना आया, किसी को अलॉट किया ट्रांसलेटर को, वो फिर से उसको ट्रांसलेशन कर रहा है, फिर से उसका टाइपिंग हो रहा है, फिर से वो एक अनुवाद अधिकारी के पास जा रहा है, अनुवाद अधिकारी फिर से उसकी बैटिंग कर रहा है। तो एक ही काम को जो हम बार बार करते रहते हैं, क्योंकि पिछले को हम सुरक्षित नहीं रख पाते, या इतनी अधिक उसकी अर्जेंसी होती है कि तुरंत हमको चाहिए होता है कि साहब ये अनुवाद चाहिए। मंत्रालयों में तो ये बड़ी बुरी हालत है कि वहां आपको वक्त ही नहीं दिया जाता, क्योंकि मंत्री जी को तुरंत चाहिए होता है या किसी और बड़े अधिकारी को चाहिए होता है, या तुरंत पार्लियामेंट को जाना है, पीएमओ को जाना है, तो आपके पास समय नहीं होता, मूल अंग्रेजी में तैयार हुआ और तुरंत लाइए। तो उस समय आपको अगर ये दिख भी जाए अनुवादक को या उसके अधिकारी को, नहीं हमने किया है, अभी 4 दिन पहले किया है या 10 दिन पहले किया है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि पिछला किया हुआ ढूंढ ले और ढूंढ के उसमें फिर करेक्शन कर दें, क्योंकि ये लगता है कि जितनी देर में हम ढूंढेंगे उतनी देर में तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो होता क्या है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट। अब जब हम इन मेमोरी बेस्ड सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे किए गए अनुवाद को बाइलिंगुअल रूप में याद कर लेते हैं, और याद अपने आप नहीं करते, इनको एक बार याद कराना पड़ता है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस आती है। और ये याद जब करते हैं, जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इनमें फर्क ये है, जो मैंने 4-5 विधि आपको पहले बताई, उसमें आप केवल सोर्स लैंग्वेज डालेंगे और एक कोई बटन दबाएंगे और वो मशीन अनुवाद करके आपको किसी न किसी विधि से दे देगी। कितना सही है कितना गलत है ये आप बाद में भुगत करेगी, और कई बार तो वो इतना ज्यादा अनर्थकारी हो जाता है कि अगर वो आप ध्यान से ना पढ़े तो नौकरी तक दांव पे लग जाए आपकी, ये भी हो जाता है, भुगत करेगी। लेकिन जब आप मेमोरी बेस्ड में करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मेमोरी बेस्ड सॉफ्टवेयर कभी स्वयं अनुवाद नहीं करते साहब। ये क्या करते हैं, ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि उस अनुवाद को आप उसे बाइलिंगुअल रूप में याद करा दीजिए, और वो अपनी मेमोरी में जिस भी पेयर में आप उसको याद कराएंगे। मैं यहाँ हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने हिंदी इंग्लिश को अंग्रेजी हिंदी में या हिंदी अंग्रेजी में उसको अपने अनुवाद को याद करा, तो वो पूरा का पूरा याद करके अपने पास रखें। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि वही अनुवाद मान लीजिए 6 महीने बाद पलट के आया, अब जिसने भी किया है, ये जिस अधिकारी ने चेक किया है, वो देखते समझ जाएगा ये अनुवाद तो आया था हमारे पास कभी, लेकिन उस वक्त आपको स्मृति नहीं होती कि कितना मैच कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ढूंढने का वक्त भी नहीं होता, जितना ज्यादा बिजी कार्यालय होता है उतना ही समय कम होता है। तो जब आप उस अनुवाद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, तो आप दोबारा करते हैं। जहां पर ये स्मृति आधारित जो सॉफ्टवेयर है आपके काम,
इसने आपके उस अनुवाद को संभाल के रखा हुआ। जैसे ही आप इसमें आप नया अनुवाद डालें तो ये सॉफ्टवेयर ढूंढ कर बताएगा कि सर आपने जो अनुवाद अब डाला है इसका लगभग 60 या 70 या 80% अनुवाद मेरे पास पहले से मौजूद है, और वो उस किए गए अनुवाद को खुद नहीं करता, जो आपने उसको याद कराया था उसी अनुवाद को निकाल के आपको दिखा देता है, और दिखा के ये भी बता देता है कि ये लाइन जो है 100% मैच कर रही है, ये वाली पंक्ति 98% मैच कर रही है, ये वाली पंक्ति 70% मैच कर रही है, और साथ में ये भी बता देगा कि जो 70% अगर मैं कह रहा हूं ये मैच कर रही है तो 30% क्या मिसमैच हुआ है, तो वो भी अंग्रेजी के वाक्य में बता देगा कि यहाँ पर या तो ये ऐड हुआ है या यहाँ पर ये डिलीशन हुआ है। तो आपके लिए काम बड़ा सरल हो गया कि आपका ही पिछला किया हुआ अनुवाद उसने निकाल के दे दिया और उसमें बता दिया कि ये तो 100% है तो बेधड़क होकर आगे निकल जाएगी। अब जो 80, 90 या 70% मैच कर रहा है उसमें जो वो अंग्रेजी में दिखा रहा है कि यहाँ करेक्शन आया, अकॉर्डिंगली वही करेक्शन आप हिंदी में करिए, 70% करा कराया। तो 3 बातें हुई कि जितना 100% वाला मिल गया वो तो सारा आपका करा कराया मिल गया, बाकी में आपको 20-20% करेक्शन करने पड़े, और वो करने के बाद आपका समय भी बचा, आपकी टाइपिंग भी बची, आपकी शब्दावली भी चेंज। एक वाक्य को हम 10 अनुवादकों को दें तो संभव है वो 10 तरह से उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, 10 के 10 सही हो, लेकिन हर एक के लिखने का स्टाइल अपना होता है। लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं और ये स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वो आपकी शब्दावली को याद कर लेता है और वो फिर आपको दिखाता है। अब आप कहेंगे कि सर याद करने को तो हमारे कंप्यूटर में जो MS वर्ड होता है, वर्ड फाइल है, वो भी तो याद करके रख लेता है, अभी याद हो जाता है, तो फिर इसमें क्यों काम करें? तो सर देखिए इसमें ये होता है, वर्ड फाइल में आप काम करेंगे, आप अंग्रेजी का फाइल अलग रखते हैं, हिंदी की फाइल अलग रखते हैं। अब मान लीजिए उस काम को करें को 6 महीने गुजर गए, अब आपके पास सॉफ्टवेयर ढूंढने का कोई तो गुंजाइश है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1-2 शब्द या एक आध वाक्यांश सर्च में डालते हैं और कंप्यूटर से पूछते हैं कि भाई ये मैंने किया था अनुवाद, ऐसी फाइल ढूंढो। तो कई बार आप जो एक वाक्यांश डालते हैं, पता लगा उससे संबंधित उसको 70 फाइलें मिल गई, तो वो 70 के 70 आपको शो करेगा। अब आप 70 फाइलों को खोल के देखते रहिए। चलिए मान लीजिए 70 फाइल में वो फाइल आपकी मिल भी जो आपने पहले की थी। अब मान लीजिए वो 70 पेज की, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, पहले उस 70 पेज की अंग्रेजी को नई 70 पेज की अंग्रेजी से मिलाएंगे, उसमें डिफरेंस खोजेंगे, फिर पुरानी वाली हिंदी खोजेंगे, फिर उसमें डिफरेंस, इसमें भी बहुत ज्यादा समय खराब होता है। जब आप किसी मेमोरी बेस्ड सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ये सारे काम आपको नहीं करते, ये सारे काम सॉफ्टवेयर करने करता है। तो जो एसडीएल ट्रेडोज है वो यही काम करता है, वर्डफास्ट भी यही काम करता है। वो फर्स्ट टाइम जब आप अनुवाद करते हैं तो वो कहता है आप अनुवाद वर्ड फाइल में मत करिए, आप अनुवाद मेरे अंदर करिए, खोल सॉफ्टवेयर के अंदर खोल के करिए, एक तरफ अंग्रेजी रहेगी एक तरफ हिंदी रहेगी, आप करते जाएंगे, उसके अपने बाकायदा टूल्स हैं, बटन हैं, उसके बेस पर वो याद करता चला जाएगा और वो उसकी फॉरएवर जिंदगी भर की मेमोरी में आ जाए। अब चाहे वो 2 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, वो अगर अनुवाद जो आपने एक बार करके दे दिया और वो अनुवाद कभी भी पलट के दोबारा आ रहा है और जैसे आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे और उस सेगमेंट में पहुंचेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे देगा, आपको वही वाला अनुवाद जो मैं आपसे कह रहा हूं 100% मैच है तो भी निकाल देगा। उसमें जो 100% से नीचे के वाक्य होते हैं उसको हम तकनीकी शब्दों में फजी मैच, मान लीजिए कोई वाक्य 100 ना मिलकर 99% मैच करता है, 80% मैच करता है, तो उसको तकनीकी उसमें भाषा में कहा जाता है कि फजी मैच। तो फजी मैच का भी एक निर्धारण होता है कि 70% रख लीजिए, 75 रख लीजिए, उस जितने नीचे जाएंगे तो उतना वाक्य गड़बड़ होता जाता है। तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर 70 या 75% पर अपना फजी मैच सेट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर आपने 70% फिक्स किया हुआ है तो आपका जो नया वाक्य आया है अगर आपके किसी पुराने वाक्य से 70% भी मैच कर रहा है तो वो 70% वाला वाक्य आपको निकाल के देते। अब आप 70% वाले में चेक कर लीजिए। तो ये इस तरह आपके किए अनुवाद को स्मृति से करके आपको निकालते हैं, तो आपका काम बड़ा सरल हो गया कि उसने स्वयं नहीं किया लेकिन जो आपने या आपके अनुवादक ने किसी ने करके रखा था वो निकाल के आपको दे देता और आपके आगे के अनुवाद में उसमें मदद मिलनी शुरू हो जाती है। अभी जो ट्रेडोस है ये करीब करीब 50 से 100 भाषाओं के पेयर में काम करता है। इटालियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, हिंदी है, इंग्लिश है, हमारे देश की तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषाओं की भी इसमें सब सुविधाएं हैं, ये भी काम करता है। एक चीज और बता देता हूं क्यों इतना पॉपुलर है।
उसमें एक सुविधा सर और है कि एक टर्म बेस नाम से एक सुविधा दी गई। अब टर्म बेस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शब्द है जो मेरे ट्रांसलेशन में, अभी तो मैं पूरे अनुवाद की बात कर रहा था कि वाक्य या पूरा फाइल, अब मैं शब्दों की या वाक्यांश की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे फ्रेजेस। मान लीजिए आपको लगता है कि आईआईटी रुड़की शब्द बार बार आ रहा है, हम हिंदी में आईआईटी रुड़की बार बार लिखें, तो उसमें टर्म बेस होता है, टर्म बेस को उसका एक बार अनुवाद याद करा दीजिए। तो अगली बार जैसे आईआईटी रुड़की आएगा तो टर्म बेस आपको तुरंत दिखाने लग जाएगा कि आईआईटी रुड़की मेरे पास लिखा हुआ है। तो आप जैसे आ शब्द लिखेंगे ना, बस एक शब्द पे स्ट्रोक दबाइए, पूरा आईआईटी रुड़की आपकी स्क्रीन पर टाइप होकर आ जाएगा। तो आपका टाइप करना बच गया, आपकी आपने चूंकि उसको देखकर उसमें अंदर डाला है, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बच जाती है, वर्तनी संबंधी स्थितियां कम हो जाती है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाती है। टर्म बेस ये काम करते हैं। एक और भी सुविधा उसमें दी गई, उसको हम ऑटो सजेस्ट करें। ऑटो सजेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अपनी मेमोरी में रखता चला जाता है। ये भिन्न दो बातें मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो पुराने मशीनी ट्रांसलेशन है, गूगल जैसे ट्रांसलेशन है, वो मशीनें आपको ट्रांसलेशन करके देती, खुद करके देती, और आपको उसमें करेक्शन करना होता है। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी का मौका होता है, और होती भी है। जितना अधिक टेक्निकल ट्रांसलेशन होगा, जितने उलझे हुए वाक्य होंगे, वो सब गड़बड़ी होती चली जाएगी। उससे पहले अभी वो अवनी जी प्रोफेसर बता रहे थे, वो जैसे ग्रीन दिल, ग्रीन सैंड वगैरह की बात कर रहे थे उस चीजें, तो वो जब बहुत टेक्निकल जैसे जैसे ट्रांसलेशन, वो तो शब्द की बात कर रहे थे, लेकिन जब वाक्य भी टेक्निकल होते जाएंगे तो वो वहां गड़बड़ियां होती शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो इस स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर, ये अपनी जेब से कुछ नहीं करेगा, आपके किए हुए अनुवादों को याद करेगा और फिर बाद में भविष्य में दिखाएगा। इसीलिए ये बड़े काम की चीज है कि जो आपको लगे कि ये रेपिटेटिव नेचर के काम है, तो सब उसको याद करें। तो उसमें एक ऑटो सजेस्ट भी, तो वो जब आप कुछ भी करते हैं तो वो उसको अपनी एक मेमोरी में रखें, उस मेमोरी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मेमोरी, टीएम। तो उस टीएम को अगर आप अनुवाद करते वक्त जोड़ देंगे, तो आप जो 20-30 हजार शब्द या लाख शब्द अगर मान लीजिए करके चुके हैं पहले से, तो उसमें जिन भी शब्दों का आपने पहले इस्तेमाल कर रखा है, तो बिना बताए वो अपने आप उसको पकड़ने लग जाता है। और जब आपके नए ट्रांसलेशन में उसमें से कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो आपने पहले कर रखा है, तो वो आपको दिखाने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उस शब्द का बस पहला एक वर्ण आप टाइप करिए और पटाख से पूरा का पूरा वाक्यांश आपके स्क्रीन पर आ जाता है। तो 3-4 बातें, आपकी टाइपिंग बची, वर्तनी संबंधी शुद्धि बची होगी। जब आपने पहले ट्रांसलेशन करके उसको याद कराया, तो बहुत शुद्ध तरीके से याद कराया होगा, देखभाल के उसको मेमोरी में डाला होगा, तो वो हो जाएगा। और आपको स्पीड बहुत उसकी आपकी अच्छी हो जाती है, और आपकी शब्दावली भी हुई रहती है जो आपने बार बार पहले याद की थी। तो ये जो टर्म बेस है और ये जो ऑटो सजेस्ट, ये आज की डेट में बहुत बड़े गुण आ गए हैं एसडीएल ट्रेडोस। और जो 2017 के बाद के वर्जन है, उसमें तो आपको याद भी नहीं कराना पड़ता। मतलब इतना स्मार्ट बना दिया उसको कि कोई टर्म आप बार बार, जैसे मैंने कहा आईआईटी रुड़की हम बार बार कह रहे हैं, अब आईआईटी रुड़की बाद वो बार बार आ रहा है, तो वो थोड़ी देर में अपने आप पकड़ लेगा कि ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बस 2 बार आप इस्तेमाल करिए, तीसरी बार वो खुद आपको दिखाना शुरू कर देगा आपका हिंदी में किया हुआ, और आप खुद करने चलिए। यही काम कमोबेश में वर्ड फास्ट भी करता है। यही काम एक लोगो कोड नाम से है, 2-3 सॉफ्टवेयर और भी, ये सब स्मृति आधारित है, ये करते हैं। अब लेकिन इनके संग सर एक बड़ी दिक्कत है। इनके संग दिक्कत ये है कि ये सारे प्राइज्ड सॉफ्टवेयर्स, मैंने जो इतनी सारी बातें की, अब मैं इसीलिए अपने देश वाले पर भी आऊंगा। एसडीएल ट्रेडोस अगर आप अपने ऑफिस में लगवाना चाहते हैं, तो एक कंप्यूटर पर आज की डेट में लगवाने का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपया है, एक सॉफ्टवेयर। डॉलर्स में इसकी कीमत है। आप उसके परचेज करेंगे तो लिंक आएगी आपके पास जर्मनी से, और लिंक से आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और उसमें कोई ऐसा साधन नहीं है, जैसे हमारे देश में बड़े जुगाड़ चलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर खरीदा और 10 जगह हमने कॉपी मार दी है। उसमें संभव नहीं है। उसमें वो बाकायदा अपनी कंपनी से जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, परमिशन मांगता है, परमिशन मांगने के बाद पता लग जाता है कि ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप उसको दूसरी इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो पहले ही बोल देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो या तो पहले डी इंस्टॉल करो उसमें, फिर दूसरे कंप्यूटर में। और कीमत डॉलर्स में है, तो आज की डेट में लगभग 1 लाख रुपए है ऑफिस के लिए। अब आप सोचिए, एक ऑफिस में अगर 1000 कंप्यूटर हो, तो कितना पैसा चाहिए। और देश भर में तो पूछिए मत, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, और ये पैसा भी सारा विदेशों को जाएगा। शुरू शुरू में मैंने आपकी इतनी तारीफ की है, मैं जब हेल्थ मिनिस्ट्री में था, मैं बड़ी सारी तारीफें इस सॉफ्टवेयर की किया करता था।
लेकिन उस वक्त मुझे मन में यही भाव रहता था कि कल को कोई मुझ पे ये इल्जाम तो नहीं लगा देगा कि कहीं कोई इसका एजेंट तो नहीं है भाई, ये जो इसकी इतनी तारीफें कर रहा है और उसको कह रहा है इसको खरीद लो, कहीं इसको कोई कमीशन मिलता हो। ये मन में एक हमेशा भाव रहता था और ये भाव सच भी था। लेकिन चूंकि उसके अंदर इतनी सारी खूबसूरतियां हैं, उस खूबसूरतियों को मानना पड़ता है। तो उसी की वजह से वो जो कंठस्थ की चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, वो फिर हम कंठस्थ की लाइन में आए ताकि हमारा अपना देश ही बने और इन सब आक्षेपों से हम मुक्त हो सके। तो ये 1 लाख का आता है, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से इसे काम करना चाहते हैं अपने घर पर, मान लो आप ऑफिस में ना लगवाना चाहें और अपने घर में फ्रीलांस वर्जन लेना चाहते हैं इसका, तो फ्रीलांस भी 35-40 हजार रुपए से कम का नहीं आता। पैसा उसका फिर भी विदेश हो जाएगा। यही हालत वर्ल्ड फास्ट की है। वर्ल्ड फास्ट भी आपको, अगर उसका आप लाइसेंस खरीदेंगे तो 25-30-35 हजार का मिलता है, और वो भी 2-3 साल की वैलिडिटी के साथ। और उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे चौथे साल बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा फ्रांस को जाएगा क्योंकि फ्रांस की कंपनी है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारे मन में एक बड़ी चिंता थी कि एक तो मशीनी ट्रांसलेशन को लेके बड़ी सारी जो चिंताएं हुई कि लोगों को, अक्सर मैंने देखा कि वो इस तरह के बहुत सारे हमारे साथी वक्तागण भी कई जगह ये करते थे कि वो एक पीडीएफ की फाइल लेकर आते थे साहब, और वो गूगल ट्रांसलेट पे गए। उन्होंने कहा साहब देखो इसमें कितना आसान काम है, आप फाइल को लीजिए, इसमें अपलोड करने की सुविधा है, अपलोड कीजिए, उसके बाद ट्रांसलेट बटन दबाइए और 2 सेकंड में देखिए साहब ये 75 पेज की फाइल ट्रांसलेट। अब इससे क्या होता है कि जो लोग इस लाइन से जुड़े नहीं, उनके मन में ये भ्रम होता है कि अरे 75 पेज की फाइल थी, गूगल ने 3 मिनट के अंदर ट्रांसलेट कर दी। और जब हम अपने विभाग के हिंदी अधिकारियों को या ट्रांसलेटर्स को कहते हैं कि भाई 75 पेज करो, तो सारे रोने लग जाते हैं कि सर इतना टेक्निकल ट्रांसलेशन है तो 4 दिन में भी नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है कि अब ऐसे ही सज्जन से हमारा जब वास्ता पड़ा, तो जैसे ही उन्होंने ये सब करके दिखाया, तो प्रसंग बस मैं भी वहां था, तो मैंने उनसे कहा कि सर आपने करके तो दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात है, मशीन ने कर दिया। मशीन ने कहा अब मुझे ये भी तो दिखा दीजिए कि इसने किया कितना प्रतिशत सही है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये 80% सही है, 20% करेक्शन कर लीजिए। तो हमने कहा आप तो अनुवाद की लाइन से नहीं है, आप तो केवल टेक्निकल लाइन से, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसने 80% सही कर दिया। जो तकनीकी व्यक्ति है वो तकनीक की बात करे, अनुवाद की बात तो वो व्यक्ति करेगा जो अनुवाद से जुड़ा हुआ है। हमने कहा हम अनुवादकारी हैं, खोलिए हम बताते हैं आपको, हम इसका उल्टा बोल रहे हैं। ये 20-25% अनुवाद सही है, 80% में तो हालत खराब हो जाएगी आप। और कहीं कहीं वाक्य ऐसे आ जाएंगे, अगर आपकी निगाह से चूक गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में जिक्र भी किया, मशीन की अपनी सीमाएं हैं। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत रहकर काम करेंगी, आपको मदद दे सकती है, पूर्णतः कभी नहीं कर सकती। और वो कई बार जितना टेक्निकल ट्रांसलेशन होगा, जितना बड़ा या उलझन भरा होगा, वो इतना उलझा के ट्रांसलेशन करेंगी कि आप इतने करेक्शन करके सिर्फ फोड़ लेंगे, तो आप अंत में ये सोचेंगे कि इससे तो बेहतर है मैं सीधा ही ट्रांसलेशन कर लूं, या सीधा अपने टाइपिस्ट को बुला के बोल कि लो भैया आप ट्रांसलेशन करो। तो मशीनें हैं, उनका फायदा हमें उठाना चाहिए, लेकिन पूर्णतः अगर आप उनके करे हुए अनुवाद पे जाना चाहते हैं, तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है वो बिल्कुल उचित नहीं। हालांकि बहुत सारी चीजें और भाषाओं में चल रही, मैं इस वक्त केवल हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, अन्य भाषाओं को संदर्भ नहीं ले रहा हूँ। अन्य में भी यही स्थितियां होंगी कि जब हम मशीन पे बहुत अधिक डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो टोटली अगर मशीन अनुवाद करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिटी या वो चीज उसमें आ सकती है जो आनी चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने आपसे बताया है कि जब हम परकाया प्रवेश करें तो मशीन में तो संभव है ही। मशीन में वो कहां से घुसेगी, वो उसमें उसको तो जितना एक लिमिटेड जो चीज को सिखा पढ़ा दिया गया है सॉफ्टवेयर, वो तो केवल उसको बेस बनाकर, चाहे वो सिंटेक्स को बेस बनाए, चाहे वो रूल को बेस बनाए, या किसी और चीज को बेस बनाए, डिक्शनरी को बेस बनाए, उसके बेस पर वो ट्रांसलेशन करेगी। लेकिन जब व्यक्ति मशीन करता है, तो उसमें बहुत सारी चीजों का वो ख्याल, बहुत सारी बातों का ख्याल रखता है। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कह देता हूँ, हम लोग जब पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं गंगा जल को, तो हम लोग हमेशा गंगा जल बोलते हैं, कोई भी गंगा का पानी नहीं बोलता ना, क्योंकि जल कहते ही पवित्रता, भाई गंगा जल लाओ। तो जैसे कोई कहता है गंगा जल, तो हमारे मन में तुरंत एक भाव आता है, क्योंकि हमारी भाषा का संस्कार है कि किसी पवित्र उद्देश्य के लिए मंगाया जा रहा है, इसलिए गंगा जल लाओ। लेकिन ये जो पवित्रता है, क्या आप इसके अनुवाद में ला सकते हैं? वहां तो वाटर ही आएगा साहब, पानी भी वाटर है और जल भी वाटर है, उसमें ये संस्कार आप कहां से लाएंगे जो हम गंगा जल को, है ना? तो मैं अनुवाद के दूसरे पक्षों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन
यही ये मशीन के साथ भी यही है। अब हमारे पिता है, पिता या कोई बड़ा है, भले ही वो एक वचन हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे पिताजी बैठे हैं, पिताजी खड़े हैं। पिताजी तो एक वचन है ना, लेकिन हम कहते हैं पिताजी बैठे, पिताजी खड़े। अंग्रेजी फादर इज स्टैंड। अब मैं ये जो भाव लाना चाहता हूँ, पिताजी खड़े हैं, जो सम्मान का भाव है, ये कहां से लाएंगे आप सब? मशीन ट्रांसलेटर बिल्कुल नहीं ला सकते। तो ये बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जहां आकर मशीनी ट्रांसलेशन अवरुद्ध हो जाता है, फेल हो जाता है। वहां पर ये जो स्मृति आधारित मशीन पूरी तरह फेल नहीं है साहब, काम करती हैं, आपकी मदद करेंगी, लेकिन वो आपको अपने तरीके से मदद देंगी। उनका मदद अपने तरीके से उठाइए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये दोनों जो सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि प्राइस है, इनका पैसा विदेशों को जाता है, तो हमारे मन में ये लगातार ये भाव उठता रहा कि हमारे देश का भी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो जिसे हम सीना ठोक के कह सके कि ये सब हमारा स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। और अगर निःशुल्क हो जाए तो क्या कहेंगे, फिर तो ये कोई आक्षेप लगा ही नहीं सकता कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, आप कहीं एजेंट तो नहीं है उसके। तो ये भाव हमने 2017 में हमारे राजभाषा सचिव थे, उनको उनके सामने लाके रखे। हालांकि आधार हमने उस वक्त ट्रेडोस के बनाया और उनके सामने ट्रेडोस का प्रेजेंटेशन दिया और कहा सर देखिए दुनिया में इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बड़ा सारा लाभ हमको देते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए तो हमारे जो भारत सरकार में मंत्रालय हैं, विभाग हैं, बैंक हैं, अधीनस्थ कार्यालय हैं, बीमा कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कितना सारा लाभ हो जाए, इस पे कुछ करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सब चीज देखी, बड़ी मीटिंग बुलाई, मीटिंग के बुलाए तकनीकी समिति का गठन हुआ, मुझे उसका सदस्य बनाया गया। मुझे विशेष रूप से 2 दायित्व सौंपे गए, क्योंकि राजभाषा अनुवाद और उससे तो मैं जुड़ा ही था 33 साल से, अनुवाद कार्य में राजभाषा अधिकारी था। और तकनीक की मुझे अपनी इसलिए जानकारी थी क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे इस पे बहुत काम किया था। मेरे पास कोई भी तकनीक की डिग्री नहीं है, आप मुझसे उसकी अंदर की बारीकियां पूछेंगे वो मैं नहीं जानता, और मैं जानना चाहता भी नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे बना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेडोस कैसे बना, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि ट्रेडोस में हम काम कैसे करें। कोई सॉफ्टवेयर कैसे बना वो मेरे मतलब की बात नहीं, वो बनाने वालों का काम है, वो दूसरी लाइन। हमारा लाइन है कि हम जिस लाइन से जुड़े हैं वो हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इसी पे आगे भी बात करूंगा। तो हमने उनसे कहा कि सर इस तरह का अगर कुछ बनता है तो हम ये सब करना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन दिया, वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इस पे आगे काम करें, सीधे पुणे को शामिल किया गया। तो मुझे ये काम सौंपा गया कि आप ऐसा कीजिए कि जो आपको इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर की 2-4 की जानकारी है, ट्रेडोस की, वर्डफास्ट की, लोगोपोर्ट की, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं, वो कैसे कैसे काम करती है, ये रखिए टेक्निकल लोगों के सामने। टेक्निकल लोग उसके बेस पे उसका इंडियन वर्जन को तैयार। तो जब ये इसका एक बीटा वर्जन तैयार हुआ, जिसको हम कहते हैं ना एक शुरुआती तौर पे रूपांतरण, तो उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी हमारी देश मंत्री थी, तो चर्चा चल रही थी कि इसको क्या नाम दिया, क्या नाम दिया। हम लोगों से पूछा गया, सब लोगों ने अपने अपने नाम दिए। शायद आपको जानकारी होगा कि माननीय मैडम बहुत बड़ी ज्ञानी थी संस्कृत, तो ये नाम उन्होंने दिया कंठस्थ। संस्कृत में कंठस्थ का अर्थ आप सब जानते हैं, होता है याद कर लेना, जिसको मैं स्मृति बोल रहा हूँ, इसमें मेमोरी बेस्ड स्मृति आधारित। तो उन्होंने कहा नहीं इसको हम नाम देंगे कंठस्थ, कंठस्थ सॉफ्टवेयर ऐप, ये याद कर लेगा। ये नाम एकदम हो गया। और उसके बाद 2018 में हमने इसका मॉरिशस में जब विश्व सम्मेलन हुआ, वहां पर इसका बीटा वर्जन का उद्घाटन और हमने कंठस्थ को तैयार कर। अब इसकी मैं कुछ आपको विशेषताएं बताता हूं, और ये जो आज छात्र जुड़े होंगे वो भी ध्यान से सुन लें, बहुत काम आएगा। अभी मैंने आपको ट्रेडोस की इतनी तारीफें की, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया इसका पैसा विदेशों में जाता है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है ना। और वर्डफास्ट जैसे में तो आपको 3-4 साल बाद इसका रिन्यू भी कराना पड़ता है। बात कंठस्थ जब तैयार हो गया बनकर, तो सबसे इसका बड़ा फायदा तो ये, पहले तो ये निःशुल्क, और ये भारत सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा भारत सरकार के सभी नागरिकों के लिए भी निःशुल्क। आप में से कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। राजभाषा विभाग की साइट पर अगर आप जाएंगे तो rajbhasha.gov.in या rajbhasha.nic.in, इस पर आप जाएं तो आपको होम पेज पर ही हिंदी ई टूल्स लिखा मिलेगा, और हिंदी ई टूल्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंठस्थ तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। तो जैसे उसको आप क्लिक करेंगे आप कंठस्थ की साइट पे चले।
इतना सब ना करना चाहें तो आजकल लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीधे गूगल में जाकर कंठस्थ लिख दीजिए, वो अपने आप इसकी साइट आपको दिखाएगा, सीधे साइट चले। इसमें भी आपको, जैसे आप गूगल का खाता, जीमेल का कोई खाता खोलते हैं, रेडिफ मेल का कोई खाता खोलते हैं, तो आपको मालूम है आपको अपना नाम पदनाम देना होता है, एक यूनिक आईडी चुननी होती है, वो सब ऐसे एक आपसे फॉर्म भरवाएगा। बस फॉर्म भर लीजिए, अपना यूनिक एक आईडी चुन लीजिए, अगर वो आईडी उसने किसी और को नहीं दी है तो वो आईडी आपको दे देगा, अगर किसी और को दे चुका है तो कहेगा दूसरी आईडी लाइए, जैसे कि होता है। लास्ट में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है आपसे, सिक्योरिटी प्रश्न आप लोग जानते हैं, सुरक्षा सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, उसमें अक्सर लिखा होता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा था, आपकी माँ का नाम क्या है, माँ का शादी से पहले नाम क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें 7-8 उसमें भी है। वो इसलिए होते हैं कि अगर कभी आप मान लीजिए अपना पासवर्ड भूल जाते गलती से, तो पासवर्ड रिवाइव करने के लिए जब आप सॉफ्टवेयर से कहेंगे फॉरगॉट पासवर्ड कि मैं पासवर्ड भूल गया, तो वो आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि क्या आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन तय किया था जिससे हम पता लगा सकें कि हाँ आप ही ये हैं वो। तो आपने मान लो कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन तय करा है, तो आपसे बताएंगे मैंने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा था, वो पूछेगा इसका क्या आंसर आपने दिया। अगर आप उसका आंसर दे देंगे तो वो फिर आपको आपके पासवर्ड को रीसेट करने में मदद, यहां से आप उसको खोल सकते हैं। काम करने की विधियां तो मैं आगे कभी लाइव आपको दिखाऊंगा, मोटी मोटी बात बताता हूँ क्या चीज है। तो एक तो निःशुल्क केस में कोई भी आप इसमें खोल सकते, और 2-3 मामलों में ये हमारे ट्रेडोस से भी ऊपर चला गया। हालांकि अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो खूबियां और जो, चूंकि ट्रेडोस एक प्रोफेशनल कंपनी, हजारों लाखों लोग उसमें काम करते हैं, पैसे कमा रहे हैं वो लोग उस काम के लिए, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में अगर आपको रहने के लिए बंगला नहीं मिल रहा, ईश्वर ने आपको 2 कमरे आपके लिए रहने को दे दिए, एक कमरा, तो उसमें बुराई थोड़ी कि आपका अपना तो हो गया, कम से कम विदेशी तो नहीं, आपका अपना है, थोड़ी लिमिटेशन के साथ, बहुत ज्यादा आपके मतलब की चीज दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई नुकसान नहीं था। अब जो फालतू के फायदे देता है, जो ट्रेडोस से भी बढ़कर फायदे दे रहा है, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। व्यक्तिगत तौर पे आप किसी का भी दुनिया में इस्तेमाल करिए, लेकिन आप इसका व्यक्तिगत तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, वो चीज मैं बताता हूं आपको। इसमें हमने क्या किया है, 2 लेवल रखे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि ट्रेडोस और बर्डफास्ट का, मतलब तरीका वही है, काम करने के अंदाज अलग है, बटन अलग है, तरीके अलग हैं, उसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, लेकिन बेस वही है, स्मृति आता है। आप इसमें कोई फाइल खोलेंगे, वो फाइल आपकी रनिंग मैटर में हो मान लीजिए, तो उसमें वो सेगमेंट वाइज कंठस्थ उसको खोल देंगे। मान लीजिए 3 पेज की फाइल और उसमें 30 वाक्य, तो वो 30 वाक्यों के रूप में आपकी फाइल खोल देंगे। हमने इस सॉफ्टवेयर को ये सिखाया है कि जहां फुल स्टॉप आए आप समझ लो वाक्य पूरा हो गया, कहीं क्वेश्चन मार्क आए समझ लो वाक्य पूरा हो गया। तो जहां फुल स्टॉप आता है, जहां कोलन आता है या जहां क्वेश्चन मार्क आता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसको वाक्य मान के उसको एक सेगमेंट या एक वाक्य ग्रुप में खोल के फिर अगला वाक्य खोल, तो 30 वाक्य बना देता है अंग्रेजी के। आपकी मान के चल रहे हैं कि एक 3 पेज की फाइल है, रनिंग मैटर है, लेकिन उसने वहां पर 30 वाक्यों में विभाजित कर दिया और उसके सामने टारगेट लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी के 30 सेंटेंस भी खोल दिया और वो खाली छोड़ दिया। अब आपने पहली बार क्या करना है, अनुवाद तो आप करते ही, फर्स्ट टाइम आपने वो अनुवाद वर्ड फाइल पे कहीं और ना करके वो यहाँ पर टाइप करना, और ये यूनिकोड बेस्ड है, आप सब लोग जानते हैं। ये पहले हम लोग जो इस्तेमाल करते थे वो ट्रू टाइप फॉन्ट्स हुआ करते थे, जिसमें कृति देव वगैरह जैसे फॉन्ट्स है ना, वो ट्रू टाइप जो फॉन्ट्स होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो एक कंप्यूटर में अगर आपने काम किया है, जब तक वो फॉन्ट्स की कॉपियां आप दूसरे कंप्यूटर में नहीं कर देंगे तब तक आपकी की गई फाइल वहां दिखेगी, और दिखेगी भी तो बहुत सारे वर्ड्स जार्गन या खराब किस्म के दिखेंगे, स का श बन जाएगा, मूर्धन्य का तालव्य हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, उस समय हो जाता है। लेकिन जब हम यूनिकोड में काम करते हैं, वो अलग विषय में, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, तो यूनिकोड बेस्ड जब हम काम करते हैं तो वो जैसा काम आपने अपने इस कंप्यूटर में किया पूरे संसार में जब आप खोलेंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसे अंग्रेजी की फाइलें दिखती है। आपको कोई टेंशन नहीं होती अंग्रेजी की फाइल खोलने में कि मैं घर पे खोलूंगा तो दिखेगी, लेकिन हिंदी वाले में सबको टेंशन हो जाती है कि साहब मैंने अंग्रेजी में की है, घर पे खुलेगी कि नहीं खुलेगी, या घर में ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। वो ट्रू टाइप फॉन्ट्स में होता है, लेकिन जो यूनिकोड है उसमें ओपन टाइप फॉन्ट्स होते हैं, तो जिसमें आप काम करेंगे वो सारी दुनिया में दिखेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमने यूनिकोड बेस रखा है, तो यूनिकोड बेस पे आप इसको ट्रांसलेशन याद करें, अब वो एक एक करके ट्रांसलेशन अपनी मेमोरी में रखता जाए। अब क्या होगा देखिए, ये हमने बनाया किसी साधारण अनुवाद के लिए नहीं, साधारण अनुवाद इसमें बिल्कुल मत करिए, इसमें वो अनुवाद करिए, हर संस्थान में जरूर इस तरह के अनुवाद होते हैं
जो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं और बार बार आते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ से प्रवेश की, मान लीजिए कोई दाखिले की, रुड़की IIT से दाखिले की मान लीजिए कोई प्रक्रिया आरंभ हो रही है और आप 10,000 लोगों को कोई लेटर भेज रहे हैं, तो आप जानते हो कि मजमून तो एक ही है, सिर्फ नाम, तारीख और वो बदल जाता है। ऐसी चीजों के लिए बड़े काम की चीज है ये। उसको एक बार उसका पूरा मजमून याद करा दीजिए और उसके बाद अगला लेटर जैसे ही डालेंगे तो जो जो सब हो चुका है वो तो सब दिखा देगा, 100% आपने पहले करके दे दिया है। आपका किया अनुवाद, जहां ब्लैंक होगा केवल उतना हिस्सा आपने डाल देना। तो जो रेपिटेटिव नेचर का काम है, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो या ऐसी रिपोर्टें जो बार बार आती हैं, आपके यहाँ बहुत सारे मानक मसौदे हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्स जो बार बार आप इस्तेमाल करते हैं। आपके हर ऑफिस के जो प्रशासनिक विभाग होता है, प्रशासनिक विभाग के बहुत सारे मसौदे ऐसे होते हैं जो वही होते हैं, छुट्टियों के मसौदे वही होते हैं, LTC के मसौदे वही होते हैं, एडवांस लेने के मसौदे वही होते हैं, सब उसको एक बार याद करा दीजिए। उसके बाद पूरे संसार में कोई भी निकाल, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेडोस से कहाँ ऊपर पड़ता है कि ये भी उसी तरह याद करेगा। आप एक बार आप उसको याद कराएंगे, उसकी विधियां हैं वो तो हम जब दिखाएंगे तब पता लगेगा। तो वो सेगमेंट वाइज खोलता है, उसके आगे आप हिंदी में उसको कर दीजिए और जो पहले करे बैठे हैं उसकी हिंदी इंग्लिश निकाल के रख लीजिए, तो अंग्रेजी खोलिए, हिंदी को चिपकाते जाइए, उसको याद करते जाइए। हमने इसमें सब 2 इसके लेवल बनाए त्रिपाठी साहब। 2 लेवल ये बनाए हैं कि भारत सरकार में और जो हमारे मंत्रालय विभाग हैं या आपके दफ्तर हैं, आपने देखा होगा हम 2 तरह से काम करते हैं। नीचे हमारे अनुवादक काम करते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी। तो पहला जो अनुवाद होता है वो ज्यादातर अनुवादक करते हैं, उसके बाद उसका अधिकारी उसको चेक करता है, फिर वो फाइनल घोषित होता है। हम लोग मंत्रालय विभाग में काम करते हैं तब भी यही होता है कि पार्लियामेंट को हमें अगर कुछ भेजना होता है तो पहले हमारे अनुवादक करते हैं, टाइप करा लेते हैं, वो अपना चेक कर लेते हैं, फिर अपने अधिकारी को देते हैं, अधिकारी उसको फाइनली चेक करता है और चेक करके फिर ऊपर भेजते हैं। तो हमने इस सॉफ्टवेयर में यही 2 लेवल बनाए। हमने खाता सब खोलिए, खाता जो वेटिंग ऑफिसर होगा चेक करने वाला उसका भी वैसे ही खुलेगा और जो अनुवादक है उसका भी वैसे ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक तरह जैसे आप जीमेल का खाता खोल रहे हैं वैसे इसका भी खाता सबका खुलेगा, लेकिन आगे काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है। अनुवादक पहले फाइल को ट्रांसलेट कर लेगा, करने के बाद हमने इसमें व्यवस्था की है कि वो अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अपने वेटिंग ऑफिसर को फाइल भेज दे। अनुवादक को भी हमने 2 मौके दिए। पहले वो फाइल जब ट्रांसलेट कर रहा है पहले वहां देख ले मैंने अनुवाद ठीक किया है, ठीक करने के बाद उसका अनुवाद सारा एक TM में यानी एक ट्रांसलेशन मेमोरी में इकट्ठा हो जाता है और वो मेमोरी हमेशा उसके कंप्यूटर पे रहती है। इसको हम लोकल TM बोलते हैं, लोकल मेमोरी। मतलब जैसे जीमेल में आप अपना खाता है तो जीमेल में जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं ना, वो हमेशा आप ही के कंप्यूटर में जब तक आप किसी को उसकी एक्सेस नहीं देते। तो जब एक अनुवादक इस कंठस्थ में काम करता है तो वो सारा अनुवाद उसी के पास उसके लोकल TM में रहता है और केवल वही देख सकता है। उसके बाद अनुवाद करने के बाद उसे लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई जब मैं इसको अनुवाद को याद करा रहा था, इसमें हमने कमिट शब्द दिया है। जैसे आप कमिट का बटन दबाएंगे तो इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर से ही कह रहे हैं आप हिंदी अंग्रेजी में इस अनुवाद को याद करो जो हमने आपको करके दिया, ताकि भविष्य में कभी भी ये लाइन दोबारा आए तो आप हमें दिखाएं। वो याद कर लेता है। लेकिन कमिट का बटन दबाने के बाद अगर अनुवादक को अचानक लगता है कि नहीं कुछ गलती हो गई मेरे से, तो उसके किए हुए सारा अनुवाद को एक शो TM नाम से एक बटन है, वो सारा अनुवाद अपने पास। तो अनुवादक क्या करेगा, उसका अनुवाद शो TM में जाएगा, उसे खोल देगा। वहां हमने उसको दूसरा मौका दिया है, उसे अपडेट करने का मौका दिया कि आप गलती से एक बार इसको गलत याद करा गए तो अब अपडेट में जाके उसको अपडेट करो, उसको करेक्शन कर लो और अपडेट का बटन दबा दो, तो पुराना ट्रांसलेशन हट जाएगा, नए वाले को अपडेट कर लो या पुराने वाले को डिलीट कर दो, तो आपका नया ट्रांसलेशन उसके अंदर आ गया। अब ये जो ट्रांसलेशन जो कोई याद कर लिया साहब उसने फॉर एवर अपने पास रख लिया, अब वो अपने वेक्टर को भेज दे। मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी आ रही है फिर। मैं कुछ स्क्रीन पे कुछ लिखे देख रहा था इसलिए मुझे लगा अच्छा। चलिए, तो जैसे ही अनुवादक अपने अधिकारी को भेजता है तो तीसरा अधिकार हमने अधिकारी को दिया कि अब आप चेक करिए कि उन्होंने जो किया आपने सीट पे बैठे बैठे चेक करिए। अब देखिए त्रिपाठी जी, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, अभी क्या होता है कि जब एक अनुवादक अनुवाद करता है, मान लीजिए फिजिकल तौर पे भी कर रहा है या अपने कंप्यूटर पे भी कर रहा है, तो करने के बाद वो एक प्रिंट आउट निकालेगा और अपने अधिकारी को देगा कि सर चेक कर लीजिए। वो चेक करेंगे, उसमें जो भी वो करेक्शन करेंगे वो वापस लौटाएंगे अनुवादक, और अनुवादक वापस अपनी फाइल में चाहे वो स्वयं करे या अपने टाइपिस्ट के माध्यम से उसमें करेक्शन करे। इस सॉफ्टवेयर में बड़ी कमाल की चीज हमने क्या की है कि जब वो अपने अधिकारी को अपना भेज देगा अनुवाद,
तो उस अनुवाद को जब उसका अधिकारी चेक करेगा, तो जो भी करेक्शन वो ऑफिसर उस अनुवाद में करेगा, अनुवादक के अनुवाद में वो चेक करेक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाए। उसको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे अनुवाद में क्या किया गया उसके, और वो कलर भी एक आ जाता है उसमें रेड कलर का, वो बता देगा कि यहाँ पर आपके अधिकारी ने आपको करेक्शन किया। एक तो ये बड़ा फायदा कि उसको बताने की आवश्यकता नहीं है और वो करेक्शन कर ले। सबसे बड़ा फायदा मैं क्या बता रहा हूं, इसमें हमने एक ग्लोबल टीम रखा है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में किया तो सिर्फ मेरे पास है लोकल टीम है, आपने अपने कंप्यूटर में काम किया आपके पास है, तो ये फायदा केवल एक ही व्यक्ति का रहेगी। अब चूंकि हमने इसे भारत सरकार के लिए पूरे भारत सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए डेवलप किया है, तो हमारा ये मानना था कि इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि जो आप काम करें, जो मैं काम करूं, उसका फायदा सब ले सके। तो हमने इसमें एक ग्लोबल टीम की परिकल्पना की। ग्लोबल टीम मतलब लोकल टीम जो आपके खाते में आप काम कर रहे हैं, आपके ही कंप्यूटर में रखा है, तो वो सिर्फ आपके पास है, वो लोकल टीम। अब हमने कहा कि हमने राजभाषा विभाग पर एक सर्वर बना लिया, उसको हम एक ग्लोबल टीम कहते हैं कि आप जो जो काम करते जाओ वो ग्लोबल टीएम में डालते जाओ, और वो ग्लोबल टीएम सबके लिए अवेलेबल होगा। अब ग्लोबल टीएम में लेकिन हमने एक शर्त रखी कि हर कोई डालेगा तो उल्टा पुल्टा भी डाल सकता है। तो हमने कहा जो भारत सरकार में सेवारत अधिकारी है, और वो हमें पहले राजभाषा विभाग को अपना नाम लिख के भेजेंगे कि साहब मैं कंठस्थ में काम करता हूं और मैं अपने ऑफिस में अधिकारी हूं और अनुवाद को चेक करने का मैं काम करता हूं, आप मुझे अधिकृत कर दीजिए ग्लोबल ट्रांसलेशन में डालने का। तो क्या करेंगे, जब आपका अनुवादक आपको भेजेगा अनुवाद, तो जब आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको हम ये अधिकार दे देंगे कि आप उसे ग्लोबल टीम में डाल दें, तो आपका किया अनुवाद ग्लोबल टीम में चला गया, यानी राजभाषा विभाग के सर्वर पे आ गया। अब उससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए अभी आप लोगों की आईटी अकेले एक संस्थान है, मान के ये चलते हैं आपके 300 और अधीनस्थ कार्यालय जो देश भर में काम करते हैं, तो जो अभी आप ट्रांसलेशन कर रहे थे वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में। अब जैसे ही आपने ग्लोबल में डाला, तो हमने एक व्यवस्था की है कि चाहे बिल्कुल न्यू यूजर, जैसे ही वो अनुवाद करने बैठेगा, तो जो ग्लोबल टीम है ऑटोमेटिकली उसके पीछे आके खड़ी हो जाए। तो जो अभी आपने ग्लोबल में डाला ना, तो जो आपके 300 दफ्तर देश में है, वो जैसे ही कोई उनमें से बंदा अपना खाता खोल के और काम करना शुरू करेगा, तो जो भी काम आपने ग्लोबल में डाला है वो उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वही वाक्य जो आपने ट्रांसलेट किया है, एक रुड़की को छोड़कर गुवाहाटी में बैठा एक ट्रांसलेटर जो आपसे कनेक्टेड है, उसी तरह का एक वाक्य मान लो उसमें डालता है और सॉफ्टवेयर से पूछता है आपके पास अनुवाद है इसका, तो वो फौरन आपका वाला अनुवाद उसको दिखा देगा कि हाँ ये अनुवाद है और ये अनुवाद 100% मैच नहीं करता। अब ये काम देखिए बैंकों के लिए कितना वरदान साबित हुआ है। आप ये कल्पना करके चलिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो फॉर्म्स होते हैं, है ना, आप जानते सारे फॉर्म चेक एक ही जैसे तो होते हैं सारे। अब एक बार मान लीजिए इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस मान लीजिए, उसने सारे फॉर्म ट्रांसलेट किए गूगल में सॉरी कंठस्थ स्वयं किए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मशीनी ट्रांसलेशन अलग है, मशीन उसमें मशीन कर रही है, यहाँ मशीन नहीं कर रही है, यहाँ हम स्वयं करके इसको याद करा रहे हैं, इसकी मदद ले रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। इसमें डाला, सारा अनुवाद करके इसको याद कराया, अपने बैटिंग ऑफिसर को भेजा, बैटिंग ऑफिसर ने उठा के ग्लोबल में डाला। अब ग्लोबल में गया, उसके बाद अब कल्पना करिए कि साउथ इंडिया में जहां एक तो ट्रांसलेटर मौजूद नहीं है भी तो हो सकता है उत्तर भारतीय लोग ना हो, हिंदी में इतने अभ्यस्त ना हो, दक्षिण भारतीय उनको दिक्कत आती हो या बिल्कुल भी ना हो। अब वहां की कोई एक ब्रांच है, उसको किसी फॉर्म का अनुवाद चाहिए, आज की डेट में क्या करता है, अपने हेड ऑफिस को फोन करेगा या उनको ईमेल भेजेगा कि साहब इस फॉर्म का मुझे बाइलिंगुअल दे दो, या वेबसाइट से कहीं ढूंढेगा। लेकिन अगर कंठस्थ में डाल दिया तो उसे कुछ नहीं करना, उसने क्या करना है, वही जो अंग्रेजी का मैटर है वो वहां अपने कंठस्थ में खोलेगा और सॉफ्टवेयर से पूछेगा कि क्या आपके पास इसका अनुवाद है आपकी मेमोरी में, तो जो उसके हेड ऑफिस ने डाला है धड़ 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 उसके बराबर में अनुवाद आ जाएगा, और उसके बराबर में ये भी लिख कर आ जाता है ये 100% मैच कर रहा है आपका, तो पूरे देश के लिए अवेलेबल हो गया सर। ये जो ग्लोबल मेमोरी है, इसकी सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये आपको दिखती नहीं है सर, ये सुविधा आपको ट्रेडोज उसमें नहीं है। वहां एक सर्वर है, सर्वर मेमोरी है वहां पर भी, लेकिन वहां क्या होता है कि जहां तक कंपनियों के लिए से काम हुआ, एक कंपनी ने अपने सर्वर पे 200 ट्रांसलेटर को बैठा लिया और वो अपने सर्वर से जोड़ देती, तो 200 लोग जो काम करेंगे वो सारा करा हुआ उनके सर्वर पे आ जाए, लेकिन वो लोग खुद तो ले लेंगे उससे सारा अनुवाद,
लेकिन अपना अनुवाद उनको नहीं देंगे, फायदा तो उन्होंने लेना है ना। तो मेरा सबका अनुवाद उनके पास आ गया, लेकिन वो खुद उस अनुवाद को किसी को शेयर नहीं करेंगे, आप अपना अलग 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 करके रहिए। यहां हम क्या कर रहे हैं कि जब सारा अनुवाद इसमें डाल रहे हैं, तो कोई का नया यूजर भी अगर इसमें आता है, तो आज की डेट में उस मेमोरी में जितना भी अनुवाद पड़ा है, वो तुरंत उसके, जैसे ही वो कोई फाइल ट्रांसलेट करने के लिए खोलता है, तो तुरंत वो एक्टिव हो जाती है मेमोरी, और उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। और उसमें अगर कोई भी वाक्य उससे मैच कर रहा है, चाहे वो उसने किया हो, उसके किसी साथी ने किया हो, किसी बैंक के व्यक्ति ने किया हो, या किसी ने भी किया हो, उससे परिचित या परिचित, अगर उसके अंदर मौजूद है, वो निकाल के उसको दे दे। 100% है 100% लिख के बताएगा, 80% है 80% लिख के बताएगा, 70 है 70% लिख के बताएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, हम लोगों ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक काम किया। जो इसमें वाक्य खुलते हैं ना, मैंने बताया जैसे फाइल हम खोले वाक्य के रूप में खुलती है, तो हमने इसको बढ़ावा देने के लिए कहा, वाक्य तो ऐसे भी है, खाली लिखा हो भारत सरकार, भाई इतना सही वाक्य हो गया, है ना, मैं जा रहा हूं, इतना सही वाक्य हो गया। हमने कहा इससे इसका डेटा बैंक नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों ने एक शर्त लगाई अपने साथियों के साथ कि भाई देखो, कम से कम 10 शब्दों वाला जो एक वाक्य होगा, उसको हम एक टीएम मानेंगे, ट्रांसलेशन मेमोरी, एक वाक्य मानेंगे। तो वाक्य काम तो आपके वो भी आएगा, आपने भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया, तो काम तो आपके ये भी आएगा, कल को इतना लिख के आ गया तो फट से वो भी अनुवाद आपको दे देगा। लेकिन बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने क्या किया, हमने कहा कि 10, कम से कम 10 शब्दों का एक वाक्य, 10 या एबव, वो 15 हो, 20 हो, 40 हो, 1 हो, जहां फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, उसको हम एक वाक्य मानेंगे। और ऐसे वाक्य इसमें डालिए ताकि वो डेटाबेस पढ़े और सबके काम आए। आप जानकर हैरान होंगे, मैं कल शाम का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आज की डेट में कंठस्थ में 13 लाख टीएम आ चुके। 13 लाख टीएम का मतलब मिनिमम 10 शब्द का मैं एक वाक्य बोल रहा हूं मिनिमम, तो 1 करोड़ 30 लाख शब्द तो सीधे हो गए सर। और हर वाक्य आप जानते हैं 10 शब्द का तो होता नहीं है, कोई 25 का है, कोई 40 शब्द का भी वाक्य है, और 9, 8, 7, 6 शब्द वालों को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उन सबको काउंट कर लूं तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ का डेटा इसके पास ग्लोबल मेमोरी के रूप में आ चुका है। अब वो जो 2-2.5 करोड़ का डेटा है, जब भी आप कोई नई फाइल उसमें क्रिएट करना चाहेंगे, तो वो तुरंत आपके पीछे, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके पीछे आके अटैच हो जाता है। और जैसे आप उससे सॉफ्टवेयर से पूछेंगे कि मैं ये वाक्य कर रहा हूं, क्या अनुवाद है, तो अगर उसकी उस 2 करोड़ की मेमोरी में आपके वाक्य से मिलता जुलता कुछ भी है, तो वो तुरंत आपको सब दिखाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि वाक्य अंग्रेजी का एक ही है, लेकिन 5 अनुवादकों ने अलग अलग तरह से करके 5 जगह डाल दिए। तो इसमें हमने ये भी सुविधा दी है, वो 5 अनुवाद भी आपको दिखाएगा और बताएगा ये इस वाक्य के मेरे पास मल्टीपल ट्रांसलेशन, और वो 5 अनुवाद दिखा देगा। अगर उन अनुवाद में आपका भी कोई अनुवाद है, तो सबसे पहले तो आपका वाला अनुवाद आपको दिखाएगा कि ये आपने किया था, और 4 औरों ने कर रखा है, और अगर आपने नहीं किया तो 5 अलग दिखाएगा। और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा लेना बताओ। एक वो अपनी मर्जी से चुन लेता है कि मैंने तो ये ले लिया, लेकिन आपको लगे नहीं ये नहीं यार, मुझे तो ये वाला वाक्य अच्छा लग रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अनुवाद की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसका डेटाबेस बढ़ाते चले जाएंगे, तो कल को ये आपके अनुवाद कार्य में आपकी बड़ी मदद करेगा, क्योंकि ये मशीनी अनुवाद नहीं है, आपके द्वारा किए गए अनुवाद को ही याद रखता है, उसी को पलट के दिखाता है, आपकी शब्दावली भी वही होगी, आपका अनुवाद का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, वेटिंग का बर्डन, टाइपिंग का बर्डन कम हो जाएगा। और उसमें पुनरावृत्ति वाले अनुवाद डालिए, जो अनुवाद बार बार आते हैं, जिनको आपको लगातार करना पड़ता है। नए अनुवाद इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के भी मशीनी अनुवाद अब सामने आ गए हैं, जो आपको ये सारे फायदे देंगे। तो इनसे लोगों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मशीन ये स्मृति आधारित है, आपके के अनुवाद को दिखा रही है, इससे ना तो मेरी और ना आपकी आवश्यकता कहीं भी समाप्त नहीं होती। हमारे बिना तो ये अनुवाद हो नहीं सकता। फाइनली तो हमें ही इसको याद करना है। स्मृति आधारित में भी एक सीमा है। मैंने डॉग के लिए अगर बिल्ली शब्द आगे लिख दिया, उसको याद करा दिया, तो कल को जब आपको डॉग शब्द आएगा तो वो उसको आपको जो अनुवाद है वो बिल्ली दिखाएगा। तो उसमें उसका दोष नहीं, उसमें आपका और मेरा दोष है, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित है, उसको हमने याद करा। जो पहले वाले अनुवाद थे, जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, डिक्शनरी बेस्ड और दूसरे, वो खुद करके देते हैं, तो उसमें मशीन जिम्मेदार है। लेकिन जो हम कंठस्थ में कर रहे हैं, इसमें हम उसको याद कराते हैं। तो पहली बार आप बड़े केयरफुल होकर याद कराइए इसको, और जब आप याद करा देंगे तो फिर आपकी ये मदद करनी शुरू करें। और जितने ज्यादा काम आपके एक जैसे होंगे, उतनी ज्यादा ही मदद करनी शुरू करें। हमारे सचिव जी हैं इस समय राज्य विभाग में, सुमित जैरत जी, उन्होंने पिछले वर्ष वो आए हमारे विभाग में, और उन्होंने एक संकल्प की तरह पूरे एक पीड़ा उठाया
उनके साथ मैंने अनेक सम्मेलन इस कोरोना काल में किए, और ऑनलाइन तो पता नहीं हम लोगों ने कितनी सारी बैठकें की हैं, और देश भर के तमाम मंत्रालय, विभागों और बैंकों के कर्मचारियों को, मैंने हजारों लोगों को हम ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, और बैंकों ने तो इतना ज्यादा काम कर लिया है इसमें, और वो सब लोग इतने खुश हैं क्योंकि उनकी शब्दावली और वो बहुत होती है, एक जैसी होती है, बहुत सारा काम है, पलट पलट के आती है, लेकिन बार बार करने से इससे उनको मदद शुरू हो गई। और उनको ही नहीं, हेड ऑफिस काम कर रहा है उसको मदद। अब एसबीआई को आप मान के देखिए, उसकी तो देश भर में कई लाख शाखाएं होंगी साहब, अगर उसका हेड ऑफिस ने ये काम कर दिया तो पूरी सारी लाखों शाखाओं को उनको ये काम मिलना शुरू हो गया। यही हाल हमारे मंत्रालयों की स्थिति है। आप पुरानी एनुअल रिपोर्ट से डाल दीजिए, बहुत सारे हम लोग कैबिनेट नोट्स करते हैं, डिले स्टेटमेंट्स करते हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मजमून वो ही होते हैं जो बार बार पलट के आते हैं, लेकिन हमें हर बार करने पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें इस तरह की चीजें करते जाएंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलता चला जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके अपने देश का है, कोई लागत लगनी नहीं है। बस एक ही बस हमने शर्त रखी है कि ग्लोबल में डालने की जिम्मेदारी किसी अधिकारी को ही दी है, और उस अधिकारी को जो अपना नाम हमें लिख के भेजेगा और हम यहाँ से अपनी ओर से उसे अधिकृत करेंगे, तब उसे अपनी स्क्रीन पर वो बटन दिखेगा कि मैं ग्लोबल में इसको कमिट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, अदरवाइज उसको बटन नहीं दिखेगा। बाकी लोग अपनी स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ग्लोबल में जो जा चुका है उसका भी लाभ ले सकते हैं, सबको लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें डालने का अधिकार केवल इसीलिए दिया है कि 2-3 स्तर पर चेक होकर अच्छा अनुवाद जाए, तो उसमें से जब अनुवाद वो देगी निकाल के, तो वो आपके, मेरे या हम में से किसी किए गए अनुवादक का ही अनुवाद होगा, मशीन का अनुवाद नहीं। तो ये सब मशीनी ट्रांसलेशन में सब कुछ सीमाएं होते हुए भी ये चीजें कुछ बहुत नई आ गई, और इनको आप करते चलेंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। हमने उसमें एक डिक्शनरी भी डाली कि आपको मान ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो पलट के शब्दकोश.com या कहीं जाना ना पड़े, वहीं पर एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से लाखों शब्द, 8 डोमेन हमने लिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इस तरह के 8 डोमेन लेकर उसके लाखों शब्द उसमें डाल दिए, तो वहीं के वहीं आप शब्द टाइप करके उसका अर्थ भी ले सकते हैं। और आपको भी एक सुविधा देती है कि मानो आपको लगे आप IIT रुड़की में काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो उसमें है ही नहीं, तो आपको हमने सुविधा दी है, वो अपने टर्म्स आप उसमें जोड़ सकते हैं, अपनी अंग्रेजी डालिए, अपनी वो टर्म हिंदी डालिए और उसमें ऐड कर दिए, तो कल को जब दोबारा आप नहीं करके आपका संस्थान का कोई बच्चा अगर उसमें करेगा, तो जब वो ढूंढेगा तो वो टर्म उसको मिल जाएगा, तो आप भी उस डिक्शनरी में अपनी मदद दे सकते। तो ये हमने जो सॉफ्टवेयर किया है साहब, ये बहुत गजब की चीज है, और इसी में हम काम कर रहे हैं इसको लगातार बढ़ाने के लिए। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो एक तो इससे ये बड़ा सिद्ध हो गया, आत्मनिर्भर भारत वाली बात। हमारा पैसा कहीं तो हम दे नहीं रहे, सरकार ने जो पैसा लगाना था पुणे के माध्यम से इसको बनवा लिया है, सीधे पुणे के माध्यम से। क्रेडोस चाहे कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उसका पैसा तो अल्टीमेटली बाहर ही जाता है। और वैसे भी जब हम भारत सरकार में काम करते हैं तो आप भी जानते हैं कि सरकार से किसी सॉफ्टवेयर को, नए सॉफ्टवेयर को, विदेशी सॉफ्टवेयर खरीदने की परमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है, और वो भी कितनों के लिए लेंगे। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लेते हैं आप तो एक कंप्यूटर पे 1-1 लाख रुपए ऑफिस के में पड़ता है, कम से कम, मोटा मोटा। व्यक्तिगत लेंगे तो 30-40 हजार पड़ेगा, कोई नहीं चाहेगा। ये आप निःशुल्क ले सकते हैं, केवल आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं पूछता आपसे, आपका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर पूछता है। मंत्रालय विभाग में काम करते हैं वो पूछता है, अगर आप आम नागरिक हैं तो अदर्स में चले जाइए, खाता खोल लीजिए। और उसकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि जो उसका मेन पेज है उस पर FAQs हमने डाले, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसमें जो सीडेक पुणे ने एक मैनुअल बनाया है, वो करीब 115-120 पेज का मैनुअल, तो उसमें इसमें सारे काम करने की तरीका दिया गया। तो वो पढ़ा ऐसा था, लेकिन किसी भी नए यूजर को 120 पेज बहुत भारी लगेंगे, साहब 120 पेज का मैनुअल कौन पढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 8 पेज में उसको हिंदी में समराइज कर, तो अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाए तो उसमें कंठस्थ में काम करना बहुत आसान, करके तो देखिए, इस नाम से मेरा एक उसमें एक लेख पड़ा है। तो जैसे आप FAQs में जाएंगे तो इस लेख को डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आपके खाता खोलने से लेकर उसमें कैसे आप काम करेंगे, क्या करें, सब कुछ दिया है। आप उसके बेस में बड़े आराम से काम कर लीजिए, और यहीं से और जब कंठस्थ में काम कर अंदर कर रहे हैं तो अंदर भी एक हेल्प सेगमेंट है, हेल्प सेगमेंट में जाएंगे तो वहां भी मेरा ये वाला लेख पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो उसे अगर आप प्रिंट करके निकाल लेंगे तो कंठस्थ में बड़े आराम से काम करेंगे। तो आपके टाइपिंग के काम में बड़ी आसानी हो जाएगी, जो टाइपिंग और अनुवाद के काम जो लोग करते हैं, तो हाथ से ना करके और वर्ड की फाइलों में ना करके इस सॉफ्टवेयर में करिए। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और बता दूं आपको, आपने दिमाग में कई लोगों के आई होगी कि मैंने कहा कि रनिंग मैटर था, लेकिन उसने जब खोला तो वो तो 30 वाक्यों में विभाजित हो गया। लेकिन हमें जब किसी को सेक्शन को करके लौटाना होता है तो उसी फॉर्म में देना होता है कि जैसा आया है।
तो सर इसमें होता ही है कि भले ही जो जिस मैटर को आप उसमें अपलोड कर रहे हैं वो खुलेगा तो सेगमेंट्स में, उसके बाद ट्रांसलेशन कर लीजिए। जब आप ट्रांसलेशन करके डाउनलोड करेंगे तो वो उसकी फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली वैसा ही बना देगा जैसे कि अंग्रेजी का फॉर्मेट। अगर अंग्रेजी के फॉर्मेट में 4 चित्र लगे हुए हैं तो वो हिंदी वाले में भी 4 चित्र बना के दे देगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप? अभी क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिसमें 2 चित्र लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद कर दिया और चित्र के स्थान पे एक बॉक्स बना के लिख देते हैं प्लीज इंसर्ट पिक्चर, कि भैया जिसने बनाया वो है पिक्चर भी लगा लेना, या हमें पिक्चर तो हम चिपकाएं। लेकिन कंठस्थ में क्या है, नहीं साहब, अंग्रेजी में अगर पिक्चर दी हुई है तो जिस वक्त आप हिंदी में डाउनलोड करेंगे उसको तो वो आराम से उसमें अपने आप चित्र लगा के आपको, कोई भी मान लीजिए आपका अधिकारी कंप्यूटर में काम करने में बहुत सक्षम नहीं, तो उसमें एक व्यवस्था हमने ये भी की है कि वो बाइलिंगुअल प्रिंट भी देता है, कि अनुवादक ने किया, उसने सेगमेंट में खोला, बराबर में उसने हिंदी में ट्रांसलेशन डाला और उसका पूरा प्रिंट निकालेगा, तो वो इस सेगमेंट वाइज एक तरफ अंग्रेजी एक तरफ हिंदी आ जाएगा। वो जाके अपने अधिकारी को देखे, सर इसमें बैठ के आप करेक्शन कर दीजिए, जब आप करेक्शन करेंगे मैं वापस इसमें कर दूंगा। ये सुविधा भी उसके अंदर है। बहुत सारी सुविधाएं जो सामने आएंगी तो कभी लाइव आपको दिखाएंगे तो वो सब चीजें आ जाएंगी। तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि मेमोरी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। इसमें आप खाता खोलिए और अपने ट्रांसलेशन करना शुरू कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 13 लाख की डेटा आज आपके पीछे खड़ा हुआ है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपसे मिलता जुलता कुछ भी आएगा तो आपकी पूरी मदद करेगा। 8 पेज का मेरा शॉर्ट में लेख पड़ा हुआ है, वो पढ़ लीजिए। आप हमसे कभी अलग से कराना चाहें तो हम अलग से आपको ट्रेनिंग दे देंगे, वो भी हो सकता है। ईश्वर जल्दी से, इस देव जी दोपहर को कह रहे थे कि ईश्वर वो मौका लाए जल्दी से कि हम आमने सामने मिल पाए, तो वो आमने सामने आएंगे तो और मजा आएगा, तो उस तरह की आपको बताया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, और उसमें काम करें, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और ये मशीनी ट्रांसलेशन से एकदम अलग किस्म का ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये आपके किए हुए ट्रांसलेशन को ही दिखाता है, अपनी जेब से कोई ट्रांसलेशन नहीं करता है। इसलिए ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। मशीन है, आपको मदद कर रही है, लेकिन आपके द्वारा पहली बार पूरी मेहनत की जाएगी और उसको आप याद कराएंगे। अच्छा, उसमें एक बड़ा फायदा और ये है, अभी क्या होता है कि आपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, याद करके रखी, अचानक एक दिन क्या हुआ कि आपकी हार्ड डिस्क उड़ गई सर, आपका सारा मैटर खराब हो गया, आपकी डिस्टॉर्ट हो गई फाइल, अचानक अपग्रेड कराना पड़ गया कंप्यूटर, तो आपकी फाइलें चली गई सारी। लेकिन चूंकि जब आप कंठस्थ में डाल देंगे तो आपकी तो खाते में आ गई, आपके लोकल है तो लोकल खाते में पड़ गई, और जीमेल पर डाल दिया तो फिर तो सर्वर पे आ गया। तो सर्वर पे आने पे तो यही होगा, जैसे बैंकों में एक जमाने में आपको याद है कि जब कभी किसी बैंक में आग लग जाती थी, लेजर फूक गया तो बड़ा हल्ला मच जाता है, साहब सारे लेजर फूक गए, कहां से खाता लाए क्या। लेकिन आजकल सारे बैंकों का डेटा कहाँ है, सर्वर पे पड़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए, फिजिकल नुकसान हो जाता है लेकिन डेटा का नुकसान नहीं होता। तो एक बार अगर आप इसमें डाल देंगे अपने मैटर को बाइलिंगुअल रूप में, तो आपको ना तो ढूंढना है, और आपकी फाइल खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, आप स्वतः ही जानबूझ के उसको डिलीट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फाइल के नाम से लेना देना नहीं, इसको आपके मैटर से लेना है। ये मैटर को बाइलिंगुअल याद कर लेगा और जब भी कुछ मिलता जुलता आएगा तुरंत आपको दिखाएगा सब, और इस शर्त के साथ दिखाएगा ये 100% में 80%। जो मैच नहीं करेगा वो लेफ्ट हैंड में उन वर्ड्स को लाल लाल कर देता है, रेड कलर में कर देता है, ये बताएगा यहाँ पर कुछ मिसमैच हुआ है। अकॉर्डिंगली आप देख के अपने में करेक्शन कर दीजिए, लेकिन करेगा यूनिकोड में काम। किसी भी विधि से काम करिए, यूनिकोड से करेगा ताकि वो सब जगह दिखाई दे सके। तो आजकल जो मशीन के साथ ये जुड़ गए हैं सॉफ्टवेयर, और वो जो स्मृति आधारित है, वो इसीलिए लोकप्रिय है कि उसमें मशीन आपको वैसा फायदा दे रही है, याद रखने का फायदा दे रही है, ढूंढने का काम कर रही है, मिलाने का काम कर रही है, लेकिन अनुवाद नहीं दे रही। उसमें उसने आपको ही फ्री हैंड दिया है कि आप ही करें, आप ही याद कराएं, आप ही का अनुवाद याद करेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे, लेकिन मदद आपकी पूरी करेंगे। तो मशीनी ढांचे में मेरा कहना यही है कि अगर आप करना चाहते हैं, अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अनुवाद के लिए स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए। और उसमें भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे आत्मनिर्भर भारत का और वोकल फॉर लोकल का बहुत बड़ा उदाहरण ये कंठस्थ है, जो राजभाषा विभाग ने सीटेक पुणे से तैयार किया है, और मैं इसमें सचिव जी द्वारा इसका टीम लीडर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को। आप इसमें काम करेंगे, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि मुझे मौका देना चाहिए कि जो लोग जुड़े हैं, अगर उनके मन में, और या जो सीधे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न रखें, और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।